हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने इमेजराइजिंग ग्रोथ देखा था। और दूसरा हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर कैपिटल डबल हो रहा है तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा वेलफेयर पे एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। अब हम देखेंगे ग्रोथ, चेंज इन टेस्ट एंड ट्रेड इन बोथ नेशंस। तो अगर टेस्ट में चेंज आता है तो क्या होगा। Until now we have assumed that growth took place only in nation one। तो हमने क्या देखा, अब तक हमने लेबर का डबल होते हुए देखा, कैपिटल डबल होते हुए देखा, टेक्निकल प्रोग्रेस, वो सारा नेशन वन में हो रहा था। सारी चीज़ें जो भी हो रही थी वो नेशन वन थी। या तो नेशन वन स्मॉल नेशन था तब क्या होगा, लार्ज नेशन था तब क्या होगा, तो हम नेशन वन की बात कर रहे थे। As a result, only nation one's production frontier and offer curve shifted। तो नेशन वन में ही चेंजेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो नेशन वन का ही खाली प्रोडक्शन फ्रंटियर शिफ्ट हो रहा था एंड अकॉर्डिंगली अगर वो लार्ज नेशन है तो ऑफर कर्व शिफ्ट हो रहा था। वी नाउ एक्सटेंड आवर एनालिसिस टू इनकॉर्पोरेट ग्रोथ इन बोथ नेशंस। अब हम ये भी देखेंगे कि अगर दोनों नेशंस में ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा। When this occurs, the production frontier and the offer curve of both nations shift। तो अब एक ही नेशन का ऑफर कर्व शिफ्ट नहीं होगा, अब दोनों नेशंस का ऑफर कर्व शिफ्ट होगा, दोनों नेशंस का प्रोडक्शन फ्रंटियर भी शिफ्ट होगा। वी विल नाउ यूज ऑफर कर्व्स टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड चेंज इन टेस्ट इन बोथ नेशन। तो अभी हम लोग सिर्फ ऑफर कर्व यूज़ करेंगे, हम पीपीएफ कर्व से नहीं देखेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हो, नेशन वन का भी शिफ्ट हुआ है और नेशन टू का भी शिफ्ट हुआ है ऑफर कर्व। तो सिर्फ ऑफर कर्व के बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे और ये शिफ्ट क्यों होता है वो भी देखेंगे। ग्रोथ एंड ट्रेड इन बोथ नेशन, फिगर 7.8। सो दिस इज द फिगर 7.8 shows the effect on the volume and terms of trade of various types of growth in either or both nations। तो 7.8 से आपको उस डायग्राम से क्या क्या पता चल रहा है कि इफ़ेक्ट जो हो रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पे एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, भले ही अगर एक नेशन में भी ग्रोथ हो या दोनों नेशन में ग्रोथ हो रहा है तो। वी अज्यूम दैट बोथ नेशंस आर लार्ज। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब बोथ नेशंस लार्ज है तो दोनों नेशन में अगर ग्रोथ हो रहा है, कहीं पे भी अगर ग्रोथ हो रहा है तो वो प्राइसेस, रिलेटिव प्राइसेस को अफेक्ट करेगा, राइट, कांस्टेंट नहीं रखेगा। द ऑफर कर्व, वन सेकेंड, द ऑफर कर्व्स लेबल्ड 1 and 2 आर ओरिजिनल प्री ग्रोथ ऑफर कर्व ऑफ नेशन वन एंड नेशन टू। तो ये जो ऑफर कर्व है वन, ये ऑफर कर्व वन, ब्लैक वाले जो ऑफर कर्व है ऑफर कर्व वन एंड ऑफर कर्व टू, ये ओरिजिनल जो पहले था जहाँ पे 60x और 60y एक्सचेंज हो रहा था, आप देख सकते हो E1 पॉइंट है, इस पॉइंट पे 60x 60y एक्सचेंज हो रहा था, इतना रेडी है ऑफर करने के लिए। ये ओरिजिनल है प्री ग्रोथ। Offer curve 1 star and 2 star are the and offer curve 1 dash and 2 dash are offer curve of nation 1 and nation 2 respectively with various types of growth। तो ऑफर कर्व जो, मैं इसको निकाल देती हूँ एक बार। आफ्टर ग्रोथ वाले कौन से ऑफर कर्व है, एक तो ये 1 स्टार, ये नेशन वन का, ये 2 स्टार नेशन टू का। आफ्टर ग्रोथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ हो रहे हैं, वो देखेंगे किस टाइप का, किस तरीके का ग्रोथ है जिस वजह से ऑफर कर्व ऐसे शिफ्ट हुआ है। दूसरा आपको ऑफर कर्व यहाँ पे छोटा सा आपको ऑफर कर्व दिखता होगा जो मतलब लेस हो गया है, ऑफर कर्व 1 डैश और ये 2 डैश, इस तरीके का ऑफर कर्व शिफ्ट हुआ है। अब आगे देखते हैं अब किस रीज़न के वजह से ऐसे शिफ्ट हुआ है। ये दोनों जो ऑफर कर्व थे, ये स्टार वाले एंड ये डैश वाले, ये आफ्टर ग्रोथ ऑफर कर्व है। अब किस तरीके का ग्रोथ है वो आइए चल के देखते हैं। अ रिलेटिव कमोडिटी प्राइस लाइन इज नॉट, a relative commodity price line is not drawn through each equilibrium point in order not to clutter the figure। तो जैसे वहाँ पे relative commodity price line थी ऐसे या ऐसे
वो मैं ऊपर के फिगर में आपको दिखा देती हूँ। प्राइस लाइन जो शिफ्ट हुई थी, इधर है लाइन, कैन आई सी द लाइन? हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस लाइन जो हुई है वो ऐसे शिफ्ट हो गई है। तो ये प्राइस लाइन इन्होंने ये ऐसे शिफ्ट होते हुए वाली प्राइस लाइन नहीं दिखाई है, क्योंकि फिर ज़्यादा कंजस्टेड फिगर हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने वो प्राइस लाइन नहीं दिखाया है। However, nation one's terms of trade at each equilibrium point are obtained by dividing the quantity of commodity Y by quantity of commodity X traded at the point. अब आप बोलोगे कि मैम quantity of Y upon quantity of X क्यों? नेशन वन का टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर देखें, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी PX by PY हम देखें, तो हम उसको एक दूसरे तरीके से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, वो होगा क्वांटिटी ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। इस तरीके से भी हम इक्विलिब्रियम पे जान सकते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा नेशन वन का। नेशन टू's टर्म्स ऑफ ट्रेड एट सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट आर देन सिंपली द इनवर्स। तो नेशन टू का क्या हो जाएगा, नेशन टू का, ये नेशन वन का टर्म्स ऑफ ट्रेड है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, नेशन टू का टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो जाएगा QX by QY। With the original pre-growth offer curve 1 and 2, nation 1 exchange 60x for 60y with nation 2 at PB equal to 1 which is equilibrium E1। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये पॉइंट है 60x और 60y दे रहे हैं एट द PB equal to 1 टर्म्स ऑफ ट्रेड या प्राइस, रिलेटिव प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस आप बोल सकते हो। इफ लेबर डबल्ड इन नेशन वन, अब देखो सिर्फ नेशन वन में लेबर डबल हुआ है तो क्या होगा, एज इन फिगर 7.5 इट्स ऑफर कर्व रोटेट क्लॉकवाइज फ्रॉम 1 to 1 स्टार। तो जब लेबर वन नेशन वन में लेबर डबल होगा तो उसका ऑफर कर्व जो है वो क्लॉकवाइज, ऐसा क्लॉकवाइज घूमता है ना, तो वो क्लॉकवाइज इस साइड आ जाएगा। ये यहाँ से प्री ग्रोथ से आफ्टर ग्रोथ इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया। ये नेशन वन का आफ्टर लेबर डबलिंग ऑफर कर्व है। अब देखो ओरिजिनल वाला नेशन टू का ये था, अगर नेशन टू में कुछ चेंज नहीं होता तो ये E2 पॉइंट पे एक्सचेंज करता, 140 के लिए 70 एक्सचेंज होता, एंड नेशन वन एक्सपोर्ट्स 140x फॉर 70y पॉइंट E2। तो यहाँ पे सिर्फ लेबर नेशन वन में डबल हुआ है तो क्या होगा, 1 स्टार पे आएगा, E2 पे वो एक्सपोर्ट करेगा एंड इंपोर्ट करना चाहेगा 70y। तो E2 वाला कौन सा पॉइंट है, जब नेशन टू में कोई भी चेंज नहीं है एंड नेशन वन में लेबर डबल हो गया है, E2 वो पॉइंट है। In case nation one's terms of trade deteriorate to PX by PY is equals to in this case nation one's terms of trade deteriorate from PX by PY 70y to 140x which is half, and nation two's terms of trade improve PX by PY is equals to 2। तो क्या हो गया है, क्योंकि वो लार्ज नेशन है और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो क्या होगा, प्राइस कम होगा। और अगर क्वांटिटी के टर्म्स में देखें 70y अपॉन 140x हो गया, तो ये क्या हो गया, ये अगर हम देखें तो 1/2 हो गया, हाफ हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 2। तो नेशन टू के लिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो इम्प्रूव होगा और नेशन वन के लिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा वो डेटीरियोरेट होगा। ठीक है, सो नेशन वन का टर्म्स ऑफ ट्रेड अब हाफ हो चुका है और नेशन टू का 2 हो चुका है, विथ ओनली लेबर डबलिंग इन नेशन वन। इफ ग्रोथ अकर्स ओनली इन नेशन टू एंड इट्स अब क्या क्या हुआ, मैं एक बार पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। यहाँ पे मैं यहीं पे मैं लिख लेती हूँ कि जब नेशन वन में सिर्फ लेबर डबल हुआ तो नेशन वन का टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट हो गया, नेशन टू का टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हो गया। ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सिचुएशन हो रही है E2 पॉइंट पे।
अब आगे पढ़ते हैं. इफ़ ग्रोथ अकर्स ओनली इन नेशन 2, अब सिर्फ ग्रोथ नेशन 2 में हो रहा है, एंड इट्स ऑफर कर्व रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम 2 to 2 स्टार, वी हैव इक्विलिब्रियम E3. अब लेबर डबल हुआ है नेशन 2 में. तो अगर नेशन 2 ओरिजिनल ये था, अब नेशन 2 में सिर्फ ग्रोथ हुआ है तो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, तो यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम. नेशन 1 में कोई चेंज नहीं आया है, तो E3 कौन सा पॉइंट है? E3 वो पॉइंट है जहाँ पे नेशन 1 में नो चेंज है, नथिंग चेंज है, कुछ भी वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है. नेशन 2 में लेबर डबल हुआ है, और आगे क्या होता है हम देखते हैं. E3 पे अब 70 for 140 प्रोवाइड करेगा नेशन 1. दिस माइट रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल फॉर डबलिंग ऑफ कैपिटल. सो ये कैपिटल डबल हो रहा है, द अबंडेंट फैक्टर इन नेशन 2. तो ये कैपिटल डबल हो रहा है, लेबर डबल नहीं हो रहा है, तो ग्रोथ कैपिटल डबल हो रहा है नेशन 2 में. इस वजह से उनका PPF इस तरीके से शिफ्ट हुआ है, सॉरी ऑफर कर्व इस तरीके से शिफ्ट हुआ है. At E3 नेशन 2 exchanges 140Y for 70X. तो नेशन 2 वहाँ पे 140Y प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, उसके अगेंस्ट वो 70X चाहता है विथ नेशन 1. दस नेशन 2's टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट. तो नेशन 2 का टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? अगेन नेशन 2 के लिए क्वांटिटी ऑफ X बाय क्वांटिटी ऑफ Y है इक्विलिब्रियम पे, तो 70 बाय 140 हो जाएगा विच इज़ हाफ. तो नेशन 2 के लिए जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डेटीरियोरेट हो गया है, तो उसका रेसिप्रोकल यानी 2 नेशन 1 के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा विच इज़ PX बाय PY इज इक्वल्स टू 2. तो इस सिचुएशन में क्या हो गया? नेशन 1 का टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव हुआ एंड नेशन 2 का टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट हो गया. विथ ग्रोथ इन बोथ नेशंस, अब दोनों नेशंस में ग्रोथ हो रही है, एंड ऑफर कर्व 1 स्टार एंड 2 स्टार, वी गेट इक्विलिब्रियम एट E4. अगर दोनों नेशन में ग्रोथ हो रही है तो अब जो इक्विलिब्रियम आएगा वो इक्विलिब्रियम अब जो इक्विलिब्रियम आएगा वो E4 में आएगा, जब दोनों, ये ओरिजिनल था, दोनों नेशन में ग्रोथ हुई. नेशन 1 लेबर अबंडेंट है तो लेबर बड़ा है, इस वजह से ऑफर कर्व इस तरीके से गया है. नेशन 2 कैपिटल अबंडेंट है, कैपिटल बड़ा है, और इक्विलिब्रियम E4 पे आया है. तो E4 कौन सा पॉइंट है? जब दोनों कंट्रीज़ में, दोनों नेशंस में ग्रोथ हुआ है. आप देख सकते हो यहाँ पे वो 150X फॉर 150Y एक्सचेंज कर रहे हैं, और उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम है, PB इक्वल टू 1. The volume of trade expands to 140X for 140Y. तो यहाँ पे 140 पे आएगा, मे बी मैंने लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, इस वजह से हुआ है. तो 140X for 140Y, but the terms of trade remain at 1 for both nations. तो 1 पे ही terms of trade रहेगा. On the other hand, if capital doubled in nation 1, अब ये हो गया जब उनका abundant factor डबल हो रहा है. तो देखो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. जब अबंडेंट फैक्टर, नेशन 1 का अबंडेंट फैक्टर जब डबल हो रहा है तो उनका जो ऑफर कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा, बाहर आएगा. तो वो रेडी है ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए. जो भी लाइन्स आ रही हैं, मे बी आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ प्रॉपर्ली, तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है. बट सॉरी E2 पे आएगा ना 140 एंड 70, जब सिर्फ नेशन 1 में उनका अबंडेंट फैक्टर डबल हो रहा है. जब नेशन 2 में उनका अबंडेंट फैक्टर जो है कैपिटल वो डबल हो रहा है तो PPF बाहर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है. तो E3 पॉइंट होगा जब दोनों रिस्पेक्टिव नेशंस का अबंडेंट फैक्टर दोनों में डबल हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम E4 होगा, ठीक है. अब आते हैं कि जब उनका स्केर्स रिसोर्स डबल हो रहा है, यानी नेशन 1 का स्केर्स रिसोर्स क्या है? कैपिटल. जब कैपिटल डबल होगा नेशन 1 में, जो उनका स्केर्स रिसोर्स है, इन इट्स ऑफर कर्व वुड रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज 1 to 1 डैश. तो उसके लिए वो 1 से
वन डैश काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा, कम अभी प्रोवाइड करेगा एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी वो जो है ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ज़्यादा जो है एक्स कमोडिटी ऑब्वियसली कम प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में वाई कमोडिटी भी वो कम चाहेगा, कम मांगेगा, क्योंकि पहले वो 60 कर रहा था, अब वो कम मांगेगा वाई कमोडिटी भी, क्योंकि वो खुद घर पे बना रहा है, राइट। तो and gives equilibrium E phi, nation 1 would then exchange 20x for 40y। अब nation 1 जो है वो 20x अब प्रोवाइड कर रहा है for 40y with nation 2, so that nation 1's terms of trade would improve to 2। so nation 1 के लिए क्या हो जाएगा, nation 1 का 40/20 होगा which is 2। so nation 1 के लिए terms of trade 2 हो गया, nation 2 के लिए क्या हो जाएगा, terms of trade 1/2। तो nation 1 के लिए terms of trade इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, और नेशन 2 के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट हुआ है टू हाफ। इफ इंस्टेड नेशन 2's लेबर ओनली ग्रोज इन ईच इन सच अ मैनर दैट इट्स ऑफर कर्व रोटेट्स क्लॉकवाइज टू 2 डैश, मतलब नेशन 2 का स्केर्स फैक्टर जब डबल हुआ है तो क्या होगा, 2 से 2 डैश पे जाएगा, जो ओरिजिनल 2 है 2 से 2 डैश पे जाएगा, क्लॉकवाइज E6 इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड वी गेट इक्विलिब्रियम E6। दिस माइट रिजल्ट फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ डबलिंग ऑफ लेबर द स्केर्स फैक्टर इन नेशन 2। नेशन 2 वुड एक्सचेंज 20y फॉर 40x, तो वो 20y फॉर 40x एक्सचेंज करेगा विथ नेशन 1, एंड नेशन 2's टर्म्स ऑफ ट्रेड वुड इंक्रीज, नेशन 2 का टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा to 2 while nation 1's terms of trade would decline to half. If growth occurred in both nations in such a way, मतलब उनका scarce factor का growth हुआ है in such a way that offer curve that offer curve 1 rotate to 1 dash and offer curve 2 to 2 dash, then the volume of trade would be only 15x for 15y and both nations would remain unchanged। terms of trade क्या हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा, ये पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब दोनों नेशन में उनका स्केर्स फैक्टर डबल हुआ है तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे E7 और 15x पर 15y एक्सचेंज करेंगे और उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम रहेगा, इम्प्रूव या डेटीरियोरेट नहीं करेगा। दिस इज पॉइंट E7। इसका मतलब जब स्केर्स फैक्टर डबल होता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ता है हमारे नेशन के लिए, बट अगर हमारा अबंडेंट फैक्टर डबल होता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड नेशन के लिए कम होता है, दूसरे नेशन के लिए इम्प्रूव होता है। विथ बैलेंस्ड ग्रोथ और न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज, बैलेंस्ड ग्रोथ एंड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, मतलब डबल करें इनपुट्स तो डबल आउटपुट हो रहा है प्रोडक्शन में बोथ कमोडिटीज़ में इन बोथ नेशंस ऑफर कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड एंड मोर क्लोजर टू द एक्सिस मेजरिंग ईच नेशंस एक्सपोर्टेबल कमोडिटी। तो अगर न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, देखो यहाँ पे लेबर या कैपिटल डबल होने की बात नहीं हुई है, लेबर और कैपिटल क्या है, सेम है, यहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस की बात हुई है। जब न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है तो ऐसा टेक्निक आप चेंज कर रहे हो जो दोनों कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन इम्प्रूव कर रहा है, तो दोनों नेशंस में अगर ये चीज़ हो रही है तो दोनों नेशंस का ऑफर कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा क्लोजर टू द एक्सिस मेजरिंग एक्सपोर्टेबल कमोडिटी। यानी नेशन 1 के लिए समझो ये ऑफर कर्व नेशन 1 का था, ये ऑफर कर्व नेशन 2 का था, तो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी नेशन 1 का एक्स है तो वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा जब न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, और नेशन 2 का ये 1 स्टार हो जाएगा और ये नेशन 2 का इस तरीके से एक्सपोर्टेबल कमोडिटी, और यहाँ पे पॉइंट आएगा। In that case, the volume of trade will expand and terms of trade can remain unchanged or improve for one nation and deteriorate for other depending on the shape and the curvature of each nation's offer curve and on the degree by which each offer curve rotates। तो वो depend करेगा, वो जैसे ये वाला point था टेक्निकल प्रोग्रेस जब होगा तो ये वाला जो पॉइंट था, 1 सेकेंड लेट मी रिमूव एवरीथिंग, हाँ ये वाला जो न्यू पॉइंट था वो इधर ऑलमोस्ट इस तरीके से शिफ्ट होगा, हो सकता है ऐसा शिफ्ट हो सकता है थोड़ा डिफरेंट शिफ्ट हो, इधर हो या इधर हो या इधर हो या इधर हो, वो डिपेंड करता है किस तरीके का टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ है।
तो एक बार फिर डायग्राम से रिवाइज कर देते हैं क्या है। ये ऑफर कर्व्स ओरिजिनल वाले हैं और कहाँ पे है, E1 पे है इक्विलिब्रियम। जब नेशन 1 में उनका अबंडेंट फैक्टर जो है वो डबल होता है तो उनका क्लॉकवाइज ऑफर कर्व रोटेट होता है और E2 जो पॉइंट है, E2 पॉइंट न्यू इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे नेशन 1 का टर्म्स ऑफ ट्रेड गिर चुका है, नेशन 2 का टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ चुका है। अगर नेशन 2 में उनका अबंडेंट फैक्टर डबल हुआ जो कि कैपिटल है तो न्यू इक्विलिब्रियम E3 पे आएगा, मतलब ओरिजिनल 1 का ओरिजिनल और E2 का नेशन 2 का न्यू ऑफर कर्व का इक्विलिब्रियम तो E3 पे आएगा। यहाँ पे नेशन 2 का टर्म्स ऑफ ट्रेड गिर जाएगा, नेशन 1 के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। अगर स्केर्स फैक्टर डबल हो रहा है तो नेशन 1 में अगर स्केर्स फैक्टर डबल हो रहा है, ये ओरिजिनल है, तो 1 का एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा तो नेशन 1 का टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा, नेशन 2 का टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा। अगर नेशन 2 का स्केर्स फैक्टर इम्प्रूव हो रहा है तो डबल हो रहा है नेशन 2 का टर्म्स ऑफ ट्रेड तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा और क्या होगा, नेशन 2 के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होगा, नेशन 1 के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीज होगा। अगर दोनों नेशन का सिर्फ स्केर्स फैक्टर ही डबल हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम रहेगा। अगर दोनों नेशन का अबंडेंट फैक्टर डबल हो रहा है तो ये इक्विलिब्रियम आएगा, एक्सपांड करेगा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम रहेगा। ये हमने देख लिया है। अब आते हैं चेंज इन टेस्ट एंड ट्रेड इन बोथ नेशन। तो ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। लेट्स जस्ट कवर इट क्विकली। चेंज इन टेस्ट एंड ट्रेड इन बोथ नेशंस। Through time, not only do economies grow, but national tastes are also likely to change. जो टेस्ट है, हमने जो इंडिफरेंस मैप लिया था वो भी चेंज हो सकता है। As we have seen, growth affects nations' offer curve through the effect that growth has on nations' production frontier. तो ऑफर कर्व असर होता है ग्रोथ के वजह से, और वो किस वजह से होता है, प्रोडक्शन फ्रंटियर भी अफेक्ट होता है उस वजह से। Similarly, a change in taste affect nations' offer curve through the effect on the change in taste has on nations' indifference curve. देखो, जब ग्रोथ हुआ यानी लेबर ग्रोथ हुआ या टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ तो प्रोडक्शन फ्रंटियर पे असर आया, प्रोडक्शन फ्रंटियर शिफ्ट हुआ और प्रोडक्शन फ्रंटियर के वजह से ऑफर कर्व शिफ्ट हुआ। अब जब टेस्ट में चेंज आएगा तो नेशन का क्या चेंज होगा, इंडिफरेंस मैप चेंज होगा, और इंडिफरेंस मैप देन इफेक्ट करेगा ऑफर कर्व को चेंज करने के लिए। इफ नेशन 1 डिजायर्स फॉर कमोडिटी वाई, यानी नेशन 1 क्या है, एक्स एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, वाई उनका इम्पोर्टेबल कमोडिटी है। अगर नेशन 1 ज़्यादा कमोडिटी वाई डिज़ायर करता है तो नेशन 2 का एक्सपोर्टेबल कमोडिटी इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। नेशन 2 ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगेगा। नेशन 1 विल बी विलिंग टू ऑफर मोर ऑफ कमोडिटी एक्स, इट्स एक्सपोर्टेबल कमोडिटी फॉर ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई इम्पोर्टेड। तो अगर मेरी चाह है, समझो इसको है ना, पहले समझते हैं इस बेसिस पे कि अगर आप चाहते हो, बहुत इगरली आप चाहते हो कि मुझे मूवी देखने जाना ही है, मूवी देखने जाना ही है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो काम बोलते हैं हम वो रेडी हैं करने के लिए, राइट। या अगर आप इगरली कुछ चीज़ चाहते हो खरीदना तो उसके लिए चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 2000 रुपये का हो, चाहे 3000 रुपये का हो, आप रेडी होते हो देने के लिए। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, नेशन 1 ज़्यादा डिज़ायर करा है कमोडिटी वाई का, जो कि नेशन 2 का एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, राइट। तो जब वो ज़्यादा डिज़ायर कर रहा है तो वो ऑफ़र करने के लिए, एक्स कमोडिटी ऑफ़र करने के लिए ज़्यादा रेडी होगा कि ठीक है आप ज़्यादा एक्स ले लो, हमें इतना ज़्यादा वाई अभी चाहिए। Another way of stating this is that nation 1 will be willing to accept less of commodity Y for given amount of commodity X it exports. तो वो obviously हो गया, जो चीज़ आपको पहले सस्ते में मिल रही थी, क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए तो आप महंगे में भी खरीद रहे हो। This will cause nation 1's offer curve to rotate clockwise. इस वजह से clockwise nation 1 का offer curve rotate होगा, say 1 to 1 star जो उस फिगर में था, कॉजिंग, अब उस वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा बट टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन होगा, जो पहले हुआ था। बस यहाँ पे
टेस्ट के वजह से ऑफर कर्व उस तरीके से शिफ्ट हुआ है. ऑन दी अदर हैंड इफ नेशन 2's टेस्ट फॉर कमोडिटी एक्स इंक्रीजेस, तो नेशन 2 का टेस्ट कमोडिटी एक्स का इंक्रीज हुआ तो ऑफर कर्व काउंटर क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा. जो 2 से 2 स्टार शिफ्ट हुआ था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा, बट टर्म्स ऑफ ट्रेड नेशन 2 के लिए रिड्यूस होगा, नेशन 1 के लिए इम्प्रूव होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड. इफ टेस्ट चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब उल्टा, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो कमोडिटी उसमें आपका टेस्ट बढ़ा है, द ऑफर कर्व विल रोटेट ऑपोजिट डायरेक्शन, जो 1 से 1 डैश एंड 2 से 2 डैश. If taste change in both nation, both offer curve will rotate. What happens to the volume of trade and terms of trade depend on the type and the degree of change in taste taking place in each nation, just as in case of growth. तो किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, अगर टेस्ट दोनों नेशन में चेंज हुआ है तो किस तरीके से टर्म्स ऑफ ट्रेड पे असर करेगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पे असर करेगा, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का टेस्ट चेंज हुआ है, किस टाइप का, मतलब एक्सपोर्टेबल कमोडिटी में टेस्ट चेंज हुआ है कि इम्पोर्टेबल कमोडिटी में टेस्ट चेंज हुआ है, कितना डिग्री से चेंज हुआ है, उस पर डिपेंड करता है क्या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड पे असर करेगा. Summarizing, we can say that with growth and or a change in taste in both nations offer curve will shift, changing the volume and terms of trade. Regardless of its source, a shift in the nation's offer curve towards the axis measuring its exportable commodity tends to expand trade, यानी volume of trade at constant prices, but reduces the nation's terms of trade. यानी कोई भी किसी भी वजह से, चाहे लेबर डबल हुआ हो, चाहे अबंडेंट फैक्टर डबल हुआ हो, चाहे टेक्निकल प्रोग्रेस हो, चाहे टेस्ट असर हुआ हो, किसी भी रीज़न के वजह से अगर उनका जो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है उस तरफ उनका ऑफर कर्व शिफ्ट होगा, यानी नेशन 1 के लिए इस तरफ, नेशन 2 के लिए इस तरफ अगर ऑफर कर्व शिफ्ट हुआ तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट होगा. ऑपोजिट शिफ्ट, यानी उनके इम्पोर्टेबल कमोडिटी के तरफ अगर उनका ऑफर कर्व शिफ्ट हुआ तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम होगा एट कांस्टेंट प्राइसेस, बट terms of trade improve होगा. For a given shift in its offer curve, nation's terms of trade will change more, the greater is the curvature of the terms trade partners offer curve. तो offer curve given shift, कोई भी shift हुआ है अगर offer curve का किसी भी तरह, या एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की तरह या इम्पोर्टेबल कमोडिटी की तरह, नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड विल चेंज मोर, और डेटीरियोरेट हो गया या और इम्प्रूव होगा. कर्वेचर, ग्रेटर इज द कर्वेचर ऑफ द ट्रेड पार्टनर्स ऑफर कर्व. ग्रेटर, ज़्यादा, ट्रेड पार्टनर का अगर कर्वेचर ज़्यादा है तो उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड उस तरीके से ज़्यादा असर करेगा. तो यहाँ पे हमने आई गेस ख़त्म कर दिया है वो केस स्टडी के बारे में. यस, 7 चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. सो पार्ट 1 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कवर हो चुका है पूरा. मैं एक बार आपको फुल पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया है हम एक बार उसको देख लेते हैं. अब जो पार्ट 2 है वो टैरिफ और इनके बारे में है, इम्पोर्ट कोटा, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. ये 7 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जहाँ पे हमने एडम स्मिथ का थियोरी देखा, डेविड रिकार्डो का थियोरी देखा, हैबलर का देखा, सैमुअल्सन का देखा, स्टैंडर्ड थियोरीज देखे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, इसमें शायद हैबलर और इनके थे. डिमांड सप्लाई ऑफर कर्व, टर्म्स ऑफ ट्रेड देखा, फैक्टर एंडाउमेंट, एचओ थियोरी यहाँ पे देखा. यहीं पे हमने फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल भी देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड जो एचओ थियोरी का यानी अजम्पशन, जब ये होता है, वायलेट होता है तो कौन सी चीज़ें हैं असर करेंगी. तो ये 7 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं. अब हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे जो है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, जहाँ पे टैरिफ्स, इम्पोर्ट कोटास और वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे. देन पार्ट 3 में बीओपी आ जाता है, एक्सचेंज मार्केट, फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है वो है, एंड प्राइस मैकेनिज्म, ओपन मार्केट, फ्लेक्सिबल, ये सारी चीज़ें अब पार्ट 4 में है, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ ऑब्वियसली, और आपको ये भी
पता चलता होगा कि मैं कभी वीडियो अपलोड करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, और अगर कर रही हूँ तो एक साथ 2-3 वीडियो अपलोड कर देती हूँ, नहीं तो फिर होता नहीं है। दिस इज़ बिकॉज आई ऑल्सो टेक क्लासेस, और मेरा खुद की स्टडीज़ भी होती है, एंड आई हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, देन आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मैं डेली ऐसे वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, तो एक साथ जब भी टाइम मिला उस हिसाब से करती हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड येस, आप प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते हो, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझा है कि नहीं। एंड कमेंट करके भी बहुत कम लोग कमेंट करके बताते हैं कि हमें समझा है कि नहीं, या थैंक यू लिखते हैं, या अंडरस्टूड, या जो भी है। तो आप प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए, एंड येस, अपने क्लासमेट्स को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।